अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 60 फॉर क्लास 9th एंड वी आर ऑन अवर यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट और सिमिलर एटम्स। तो जब वो एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में स्पेशल किस्म के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड की बात की थी और उसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी। और कोवेलेंट बॉन्ड भी हमने आगे फर्दर डिफरेंट टाइप का देखा था, जिसमें था ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। उसके अलावा हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी अबाउट द पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज जब हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, ये जो बॉन्ड है ये मेटल्स के अंदर, मेटल से लफ्ज़ मेटालिक निकला है, तो ये मेटल के अंदर ये बॉन्ड पाया जाता है। आपकी बुक में पेज नंबर 65 में इसकी डेफिनेशन है कि द मेटालिक बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मेटल्स जो हैं उनकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है। आप लोग के पास पेज नंबर 48 पे आई गेस टेक्स्ट बुक में पूरा वो टाइम पीरियोडिक टेबल दिया गया है, और उसमें हमने ये भी देखा था, स्टडी किया था कि मेटल्स कौन कौन से हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनके एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक ये है कि उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मेटल्स उन इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं। वो मेटल इजीली जो है ओवरकम करते हैं जो अंदर से न्यूक्लियस की पावर होती है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और उस अपने शेल को ब्रेक डाउन करके, अपने उस एनर्जी बैरियर को ब्रेक डाउन करके वो इस अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल सकते हैं। हम यहाँ पे जस्ट बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मोबाइल होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्हें हम कहते हैं, जो अपने शेल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो जो पूरा मेटल होगा वो उस मेटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी इनको अप्लाई की जाती है या हीट होती है, तो कंडक्शन ऑफ हीट या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने बैरियर्स को, अपने शेल्स को रिलीज़ करके बाहर निकल आए हैं, वो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की जो शो करते हैं, जैसे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत हाई होता है। इसके अलावा अगर हम इनको हीट या इलेक्ट्रिसिटी दें, अगर आपके पास ये मेटल की रॉड है फॉर एग्जांपल, इंस्टेड दिस इज़ अ प्लास्टिक, लेकिन अगर आप इतना ही मेटल का रॉड ले लें और अगर आप एक साइड पे, दिस साइड पे आप इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्टली उसके दूसरे कॉर्नर तक चली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी को ये ईज़िली कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हीट देखें, जैसे आप मेटालिक स्पून ले लेते हैं या जो खाना बनाने वाले यूटेंसिल्स हैं, तो वो मेटल्स के बने होते हैं। वो इसीलिए यूज़ होते हैं कि उनके अंदर हीट की कंडक्शन बहुत ज़्यादा इजी है, वो इजीली जो है हीट को कंडक्ट करेंगे। जिसका सिंपल एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आप स्पून ले लेते हैं, मेटालिक स्पून ले लें, और आपने उसको फ्लेम पे रखा है, थोड़ी देर बाद जो जिधर से आपने पकड़ा है, जो सेकंड कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर से आपने पकड़ा है उस स्पून को, थोड़ी ही देर में वो कॉर्नर भी हीट अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो जब स्पून के एक साइड से, जब उसको यहाँ से हीट मिली है, तो वो स्पून के एक साइड से सारे ट्रैवल करते हुए दूसरी साइड पे जाएंगे, रास्ते में टकराते जाएंगे तमाम तमाम एटम्स और तमाम दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और अपनी एनर्जी जो है उनको भी प्रोवाइड करते जाएंगे, और ये वाइब्रेट होते हुए पूरी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर टू द सेकेंड कॉर्नर ऑफ द स्पून। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा दे आर वेरी हार्ड, जो मेटल्स होते हैं नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और हैवी होते हैं इन नेचर। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से हम लोग कर रहे हैं मेटालिक बॉन्ड की स्टडी। मेटल्स में अगर देखें तो ये जो न्यूक्लियस है जो सेंटर में प्रेजेंट है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो पावर है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका जो होल्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। क्यों? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी दो मेन रीज़न्स है। एक तो ये है कि इस
एटम का साइज़ बहुत बड़ा होगा। एटम का साइज़ बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उससे जो आउटर मोस्ट शेल है वो काफ़ी डिस्टेंस पे होगी, काफ़ी दूर होगी। और आउटर मोस्ट शेल के दूर होने की वजह से जैसे जैसे आपको पता है, जैसे अगर आप मोबाइल के सिग्नल या इंटरनेट सिग्नल देख लें, आपके पास जब अगर है घर में मॉडेम लगा हुआ है, जितना आप करीब रहते हैं उतना सिग्नल जो है वो फुल रहते हैं जब आप मॉडेम के करीब हों। जितना जितना आप जिस तरह से मॉडेम से डिस्टेंस पे होते जाएंगे सिग्नल वीक होते जाएंगे। सिमिलर आप समझ लें कि वो मॉडेम जो था वो न्यूक्लियस है और ये हमारा मोबाइल है जिसने सिग्नल कैच करने हैं, ये जो आउटर मोस्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन। तो जितने पास इलेक्ट्रॉन होंगे उस न्यूक्लियस के, उनके ऊपर उस न्यूक्लियस की पावर जो है, उसकी जो होल्ड है, उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो उस न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन जैसे जैसे शेल्स बनती जाती हैं, न्यूक्लियस से दूर होती जा रही हैं। ये फर्स्ट शेल थी, ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है। सेकंड शेल उससे थोड़ा डिस्टेंस पे है। थर्ड शेल मज़ीद डिस्टेंस पे है। इस तरह जिस तरह से शेल्स इंक्रीज़ होती जाती हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस बिकॉज न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाता है और न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस दूर होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस की होल्ड है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इन मेटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो वीक हो जाती हैं। पहली रीज़न। सेकंड रीज़न इसकी हो सकती है शील्डिंग इफ़ेक्ट, जो हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि ये जो अंदर वाली इलेक्ट्रॉन्स की जो लेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो शेल्स हैं, वो आउटर मोस्ट शेल के साथ अपनी रिपल्सिव फोर्सेस शो करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन बीइंग द सेम चार्ज, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव एक दूसरे से रिपल्जन कॉज करते हैं और रिपल्जन कॉज करने की वजह से वो शेल मज़ीद दूर होती है और ये जो इनर शेल्स हैं वो न्यूक्लियस को एक तरह से कवर कर देती हैं, उसको कवर अप कर देंगी कि न्यूक्लियस जो अपनी पावर है वो आउटर मोस्ट शेल पे क्रिएट ना कर सके। इसकी वजह से भी न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं यानी कि पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यही रीज़न है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उस शेल के अंदर रहेंगे बिकॉज न्यूक्लियस ने उनको होल्ड करके रखा हुआ है। अब ऐसी सूरतों में जैसा कि मेटल्स हैं उनके अंदर चूँकि न्यूक्लियस की पावर बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, उसका होल्ड बहुत ज़्यादा वीक है आउटर मोस्ट शेल पे, इसीलिए जो यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं हुई हैं। इसीलिए अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है, इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिले कि वो शेल को ब्रेक डाउन करके बाहर निकल जाएँ, उनका जो ये एनर्जी बैरियर है जिसने उनको बाउंड करके रखा हुआ है इस एटम के अंदर, तो वो उस एनर्जी बैरियर को ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं अगर उनको थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो। इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर निकल जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और इनकी वजह से मेटल को उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। उसके अलावा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, इसीलिए जिस किसी भी मेटल की या जिस किसी भी एटम की एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो, उसकी भी टेंडेंसी है कि वो बहुत इजीली जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी कि जिसकी जो प्रोवाइड करनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो, यानी कि इसको हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ईजीली अपना बैरियर ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। तो जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको थोड़ी सी भी आप एनर्जी देंगे और ये इजीली इस बैरियर को ब्रेक डाउन करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो वो भी इजीली अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं, ये जो आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकले हैं, अब अगर ये मेटल की एक फुल सरफेस है ये वाली, और इसके अंदर आपके पास अब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं यहाँ पे। एक है वो एटम। अब ये एटम से आपको पता है कि एटम टाइटली पैक्ड अप होंगे, और जब मेटल्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं तो ये इस तरह से होते वो उस मेटल की सरफेस के अंदर ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आ गई हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। एक ये पॉजिटिवली चार्ज ये कैटायंस बन जाएंगे बिकॉज ये जो एटम्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया था, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ हो चुके हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पहली चीज़ कैटायंस जो हैं वो अपनी जगह पर जिस तरह से एटम्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, कैटायंस बिल्कुल उसी तरह से उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है
कि वो अपनी शेप चेंज करेंगे या मूव करना शुरू कर देंगे। कैटायंस की बात कर रही हूँ। वो अपनी जगह पे जिस तरह से एटम्स पैक्ड अप थे, अपनी जगह पे स्टिल थे, वैसे ही ये कैटायंस अपनी जगह पे प्रेजेंट होंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उस मेटल की सरफेस में है। ये इलेक्ट्रॉन्स भले ही इन्होंने ये निकल गए हैं अपने एटम की सरफेस के अंदर से, एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर से बाहर आ गए हैं, लेकिन ये उस पूरी जो मेटल की सरफेस होगी उसके अंदर ही रह सकते हैं। मेटल को क्रॉस करके बाहर एनवायरनमेंट में या किसी और जगह पे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पास क्या चीज़ें आ गई हैं, एक तो ये कि हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन, ये वो वाले एटम्स हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन ने अपने बैरियर को ब्रेक डाउन किया है और बाहर आ गया है। और सेकंड हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बैरियर को ब्रेक डाउन करके बाहर निकला था। अब इसका रिज़ल्ट क्या है कि ये जो लूज़ या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तमाम मेटल एटम्स के अंदर से जो निकले हैं, ये उस पूरी स्पेस में ओपनली फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेटल के अंदर रहते हुए। जो एटम्स के बीच में स्पेस है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। यही वजह है कि अगर हम इस साइड पे इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या इस साइड पे अगर इसको हीट फ्लेम से इसको हीट अप करने की कोशिश करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट थे वो इधर से इलेक्ट्रिसिटी को कैच करेंगे या हीट एनर्जी को कैच करेंगे और वो मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स द अदर एरिया। और जैसे जैसे वो मूव कर रहे होंगे, वो दरमियान में जिस से भी टकराएंगे, किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं या एटम से पास होते हुए जाते हैं, तो अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी उनको भी देते जाते हैं। तो यही वजह है कि अगर आप स्पून है, आपने कोई और आयरन रॉड लिया है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फटाफट दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती है, या अगर आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फटाफट दूसरे कॉर्नर तक जो है वो पहुंच जाती है। तो ये वजह है कंडक्शन की। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द मेन रीजंस फॉर द कंडक्शन इन द मेटल। अगर मेटल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ना होते तो ये भी इजीली कंडक्ट नहीं कर सकते। और वो एलिमेंट्स या वो एटम कि जिनके आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो या लो ना हो, हाई हो, तो क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजीली पास नहीं कर सकते अपने एनर्जी बैरियर को, और वो उस एटॉमिक शेल को ब्रेक डाउन करके बाहर नहीं निकलेंगे, इसीलिए जो वो एटम्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो, लो ना हो, वो जो हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हैं, वो इंसुलेटर्स कह लें या बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह लें। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्रीली मूव हो रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो था, दिस वन इलेक्ट्रॉन ये इस एटम से बाहर निकला था तो ये सिर्फ उसी के आसपास रहेगा या उसी को बिलोंग करेगा। नहीं, एक दफ़ा जब वो अपने बैरियर को ब्रेक डाउन करके बाहर निकल चुका है तो अब जो है वो फ्रीली उस पूरे एटम के अंदर, उस पूरे एटम के स्ट्रक्चर के अंदर घूम सकता है, वहाँ पे रोटेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट उस एटम के साथ बाउंड होगा या उससे आगे पीछे नहीं हो सकता, वो फ्रीली जो है वो मूव करेगा। तो आप कह लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये या तो आप कह लें कि ये कॉमन पूल से बिलोंग करते हैं। कॉमन पूल मतलब कि तमाम मेटल्स के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं कि कॉमन पूल है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे और उसके अंदर जो है ये कैटायंस भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये उस कॉमन पूल से बिलोंग करते हैं। जो न्यूक्लियाई है मेटल एटम की, वो ऐसे कह लें कि वो सब मर्ज्ड है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो सब मर्ज्ड है। जैसे एक पूल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ जगहों पे ये कैटायंस जो हैं वो सबमर्ज हुए होते हैं। ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो एटम्स जो मेटल के हैं उनको आपस में होल्ड अप करके रखता है, यानी कि एक मेटल को जो है ये फर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। You can have a look on the picture figure number 4.2, जिसमें पेज नंबर 66 पे है, जहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम दी गई है कॉपर वायर की। उसमें दिखाया गया है इसकी पॉजिटिव न्यूक्लियाई, जिसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है, एम्बेडेड इन अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये डॉट्स से किया गया है। इसको हम लोग कहते हैं कि ये मेटालिक बॉन्डिंग है, यानी कि ये ऐसे किस्म की बॉन्डिंग है कि जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियाई, यानी कि ये जो कैटायंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स, उनके आपस की बॉन्डिंग है। इन्होंने एक दूसरे को आपस में होल्ड करके रखा हुआ है और इनकी वजह से ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये एग्जिस्ट करता है। मेटल को एक हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड प्रॉपर्टी मिलती है। वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी स्टिफ होता है।
तो ये हमारी बात थी आज की। इसमें हम लोगों ने बात की है मेटालिक बॉन्ड की। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।